नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा यूट्यूब न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि यूपी में 7 सीटों पे विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें सबसे हॉट सीट जौनपुर के मल्हनी विधानसभा सीट है। यहाँ पे तमाम दिग्गज दंगल में आ रहे हैं। तो अब भी कुछ प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है, तो राष्ट्रीय पार्टी भाजपा कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशियों की घोषणा होना बाकी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला जी, जिनसे हम समझेंगे मल्हनी सीट को, समझेंगे कि वहाँ पे जातिगत समीकरण कैसे हैं और अगर पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी उतारे गए हैं उनकी जीत की क्या संभावनाएं हैं, हम उनसे समझेंगे उनके दृष्टिकोण से। थैंक यू दीपक जी। उत्तर प्रदेश में मल्हनी विधानसभा क्षेत्र खासा महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ से माननीय पारस यादव जी कई बार जौनपुर से मंत्री भी रहे और उनको पूर्वांचल का मुलायम भी कहा जाता है। राजनीति के वो मजे खिलाड़ी थे और उनके निधन से सीट रिक्त हुई है, तो समाजवादी पार्टी ने उनके बेटे लकी यादव को मैदान में उतारा है। लकी यादव को राजनीति का अच्छा खासा अनुभव है। वो एक बार मड़ियाहू विधानसभा चुनाव लड़ भी चुके हैं। 2007 में वो वहाँ विधानसभा चुनाव लड़ भी चुके हैं और पिता के साथ उनको राजनीति का अच्छा खासा अनुभव है। और वो लोग ज़मीनी चुनाव भी लड़ते आए हैं, ग्राम पंचायत का, जिला पंचायत का, इसलिए उनको कोई दिक्कत चुनाव मैनेजमेंट में या जनसंपर्क में सब कुछ उनको मालूम है। और रहा सवाल दूसरे प्रत्याशी को, तो जयप्रकाश दुबे जी बसपा से हैं। बहुजन समाज पार्टी ने जेपी दुबे को उतारा है। तो जेपी दुबे को जौनपुर में अगर बिना लाग लपेट में कुछ कहूँ तो जौनपुर में लोग उनको जानते नहीं, उनकी कोई राजनीतिक ज़मीन जौनपुर से है नहीं। अच्छा, अगर जेपी दुबे को अगर यहाँ पे राजनीतिक ज़मीन नहीं है, उनको यहाँ पे इस्टेब्लिश करना है, धनंजय सिंह के सामने चुनाव लड़ना है, तो वो अपने आप को जनता के बीच कैसे ले जाएं कि चुनाव वो जीत सकते हैं? देखिए दीपक, ये मायना नहीं रखता कि कौन प्रत्याशी किस जिले का है। अभी हमारे यहाँ देखिए, आप रामचरित्र निषाद जी जो सांसद थे, जी, वो जहाँ तक मुझे जानकारी है देवरिया के रहने वाले थे। स्वामी चिन्मयानंद बाहर के रहने वाले थे। स्वामी रामविलास वेदांती जी बाहर के रहने वाले थे। वो कुछ मायना नहीं रखता। अब ये जेपी दुबे कितना कम समय में कितना ज़्यादा जनसंपर्क कर पाते हैं, कितना लोगों से मिल पाते हैं, कितना समाज से जुड़ पाते हैं, वो तो उनके सक्रिय रहने पे निर्भर करेगा। और हालांकि जहाँ तक मुझे जानकारी है कि उनका प्रचार अभियान लोगों से मिलना जुलना तेज़ी से जारी है, तो वो भी एक मजबूत दावेदार बन सकते हैं। अच्छा भैया, ये जेपी दुबे का बैकग्राउंड क्या है, वो इसके पूर्व में क्या करते थे? क्योंकि जनता के बीच ये नए चेहरे हैं, तो जनता ये जानना चाहेगी कि वो क्या करते थे, इससे पहले क्या करते रहे और राजनीति से उनका जुड़ाव रहा कि नहीं रहा। अभी आधिकारिक तौर पे तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक एक पत्रकार होने के नाते जो मुझे जानकारी मिली है, एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे हैं। अच्छा। और इलाहाबाद में कुछ रियल एस्टेट का उनका कारोबार है और जौनपुर में शैक्षिक संस्थाएं भी हैं और शिक्षा क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में भी उनका नाम है। और उनका ज़्यादा जो भी गतिविधियों का केंद्र है इलाहाबाद माना जाता है। अच्छा भैया, एक चीज़ ये भी जैसे कि दुबे प्रत्याशी घोषित हो गए, नए चेहरे हैं, तो उनको जनता के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि कितने समय उनके पास कम है और धनंजय सिंह जो मैदान में अपने आप को उतरे हुए हैं, वो प्रत्याशी मान के तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यादव, किसी का 20 साल का उस क्षेत्र से जुड़ाव है कि किसी का 10 साल से, तो जेपी दुबे किस हद तक कैसे अपने आप को कामयाब करेंगे? ये मैं देखिए, जहाँ तक पूर्व सांसद धनंजय सिंह की बात है, तो धनंजय सिंह सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं और जौनपुर के लोकल रहने वाले हैं और उनका काफ़ी परिवारों में आना जाना है। लोग उनको जानते हैं, पहचानते भी हैं और तीज में, त्यौहार में, दुख सुख में भी लोगों को मिलते जुलते रहते हैं। तो आप धनंजय किसी के लिए अननोन पर्सन
नहीं बोल सकते। तो जेपी दुबे को उनको बहुत, अगर उनको कड़ी टक्कर देनी है तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जेपी दुबे को चेहरा पहचानना, मतदाताओं को मिलना जुलना, थोड़ा उनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा लोगों के बीच। और धनंजय सिंह का क्या है, धनंजय सिंह को लोग पहले से जानते हैं। धनंजय सिंह लास्ट चुनाव भी लड़ चुके हैं, दूसरा नंबर पे रहे हैं। तो धनंजय सिंह को लोग उतना उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो जेपी दुबे को काफ़ी अथक प्रयास करना होगा। अच्छा भैया, एक चीज़ तो मान लीजिए ये हो गया कि धनंजय सिंह लखिया कदौ और जेपी दुबे, ये तीन चेहरे मैदान में दिख रहे हैं अभी मल्ली के दंगल में। तो राष्ट्रीय पार्टी जो है, चाहे भाजपा हो कांग्रेस, ये अपना टिकट जारी करने में देरी क्यों कर रही है? ये क्यों ऐसा कर रही है, क्या? देखिए, मुझे सूत्रों से जो खबर मिली है, सूत्रों के हवाले में कांग्रेस के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मेरे दोस्त भी हैं, और मैं पहले कांग्रेस कवर भी करता था, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी हाई लेवल पे कवर करता था। तो मुझे जानकारी है, तो मुझे कांग्रेस से सूत्रों ने बताया जी। इसको डोंट टेक अदरवाइज प्लीज। तो सूत्रों ने बताया कि वो जातिगत समीकरण और प्रत्याशी दूसरे दलों को देखकर तब वे अपने प्रत्याशी की नामों की घोषणा करेंगे, जैसा कि कांग्रेस हर बार करती आती है और हर क्षेत्र में करती आती है। उनका हमेशा टिकट देर से आता है। और रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, बीच में एक नाम आया था पानी सिंह का, फिर अभी तक तो पानी सिंह के नाम का न कोई आधिकारिक खंडन आया, न आधिकारिक कोई घोषणा आई। तो भारतीय जनता पार्टी भी समीकरण तलाश रही होगी। तो अभी वो तीनों दलों के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो गई, तो चौथे वो भी जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर अब नामांकन शुरुआत होना, तो वो भी समीकरण देख के नए प्रत्याशियों की, अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। अच्छा, तो ये तो मान लीजिए भाजपा कांग्रेस होता है, तो ये कांग्रेस और भाजपा चाहे मल्ली सिस्टम देखें तो प्रत्याशी तो अंतिम में घोषित करते, लेकिन इनका परफॉर्मेंस जो है क्यों गड़बड़ होता है? मतलब कि यहाँ पे परफॉर्मेंस चाहे भाजपा के देखिए, पिछली बार जो 2017 की विधानसभा में चौथे नंबर पर थी, तो कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं उतारे। हमें लगता है कि 2009 का विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस यहाँ प्रत्याशी था। उसके बाद से यहाँ 10 साल से कांग्रेस हो चाहे भाजपा की यही स्थिति रही, खराब परफॉर्मेंस। क्या कारण है? देखिए दीपक जी, अलग अलग चुनाव में अलग अलग फैक्टर रहता है। आप देखेंगे कांग्रेस पिछले, अगर देखा जाए तो देश में 50-60 साल तक कांग्रेस का ही राज रहा। तब न कोई धन बल फैक्टर काम करता था, न जातिगत फैक्टर काम करता था, न आपराधिक छवि के लोग काम करते थे। तो अभी क्या है, बहुत तेज़ी से राजनीतिक क्षेत्र में बदलाव हुआ है। तो कभी कभी देखिए, पारस यादव एक बड़ी शख्सियत थी, तो पारस यादव के पास राजनीतिक अनुभव भी था, और वहाँ जातिगत, अगर आप आंकड़ों पे देखेंगे तो जातिगत आंकड़ा उनके साथ पूरी तरह से आप समझ सकते हैं कि था। तो कभी जातिगत फैक्टर हावी हो जाता है, कभी धनबल फैक्टर हावी हो जाता है, कभी कभी सहानुभूति भी हो जाती है। अच्छा, जब ये कुल मिला के ये सवाल, अंतिम सवाल हमारा ये होगा कि आपको क्या लग रहा है कि यहाँ बीजेपी जो है लड़ाई में आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है? क्योंकि जो पिछला जो रिकॉर्ड है मल्ली से, कभी 2012 में भाजपा का प्रत्याशी घोषित किया जाता तो वो सिंबल जमा करना ही भूल जाता है। तो ऐसे में जो है आप मल्ली सीट पर कैसे देख रहे हैं कि बीजेपी लड़ाई में है भी या नहीं है? क्योंकि कांग्रेस का तो अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है, न तो एक्टिव है, न तो उनके शीर्ष नेता है। और बीजेपी का क्या है कि उनके सीएम यहाँ के यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए संसद यहीं से करते गए। तो बीजेपी लड़ाई में दिख रही है कि नहीं मल्ली सीट पर? देखिए दीपक जी, अभी बिना कैंडिडेट के घोषणा के हम ये नहीं बोल सकते कि बीजेपी लड़ाई में है कि नहीं है। लेकिन अगर आप आंकड़ों पे यकीन करें, पुराने आंकड़ों को आप देखिए, अब तक जो आंकड़े हैं उस हिसाब से, तो अगर एक पत्रकार मेरी निजी राय माने आप, तो अभी तक तो नहीं दिख रही है कि बीजेपी कहीं भी लड़ाई में है। क्योंकि हमारे यहाँ मंत्री भी हैं प्रेजेंट टाइम में, और भारतीय जनता पार्टी के जिस तेवर के हिसाब से उतरना चाहिए, अभी तो उनका तेवर भी नहीं दिखाई दे रहा। जबकि अगर आप माने, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि धनंजय सिंह काफ़ी दिनों से चुनाव प्रचार अभियान में लगे हुए हैं, फील्ड में घूम रहे हैं, उनके लोग काम कर रहे हैं। भैया, बीजेपी अगर
मल्हनी सीट पे यादव कैंडिडेट उतारती तो कैसा यहाँ का दंगल कैसा हो जाएगा? दिलचस्प हो जाएगा या वोट बैंक सपा को हारने के लिए वो हो जाएगा, मामला हो जाएगा? कैसे आप देखते हैं? देखिए दीपक जी, चुनाव तो बहुत रोमांचक हो जाएगा और बहुत ही चर्चित हो जाएगा, लेकिन पार्टियों के जो मतदाता जैसे समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, वो बहुत ही अपने पार्टी के प्रति समर्पित होते हैं। तो आप ये नहीं कर सकते कि किसी जात विशेष के पार्टी प्रत्याशी घोषणा से, हाँ थोड़ा 2-4% इधर उधर हो सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का जो मतदाता है बहुत समर्पित मतदाता है, वो अपनी पार्टी छोड़कर नहीं जाते। जीवित मंत्री सदर सीट पे जो है भाजपा के प्रत्याशी घोषित किए जाते हैं। लोग बोल रहे थे उनको यादवों का 1% वोट नहीं मिलेगा, सब सपा के साथ जाएंगे और सपा के गठबंधन के नदीम जावेद पूरी तरीके से आश्वस्त की यह सीट उनको जीतनी है। बावजूद जो भाजपा द्वारा प्रत्याशी यादव प्रत्याशी घोषित करने के बाद जो है उन्होंने काफ़ी वोट बैंक के चिलमारी की। आपको क्या लग रहा है कि ऐसा क्या मल्हनी में नहीं हो सकता? मल्हनी में वो आप बोलेंगे समाजवादी पार्टी के मतदाताओं के पास एक मजबूत विकल्प यहाँ था, लेकिन मल्हनी में उनके पास ऑलरेडी उनका प्रत्याशी है और मजबूत प्रत्याशी है और पार्टी के समर्पित परिवार से हैं और संभाग का एक ऐतिहासिक परिवार है वो, तो छोड़ के जाने का सवाल ही नहीं हो सकता। और कांग्रेस और नदीम जावेद में, और वो थोड़ा उनके पास उस टाइम समाजवादी पार्टी के पास विकल्प नहीं था। शायद कांग्रेस अगर यादव को वोट अगर उतारती उस समय गठबंधन था, अगर कांग्रेस नदीम जावेद के न देके किसी यादव को उतारती तो शायद मजबूत विकल्प मिल पाता, तो समाजवादी पार्टी के मतदाता उनको वोट करते। तो ये थे हमारे साथ हैदराबाद के वरिष्ठ पत्रकार राजेश शुक्ला जी, जिनसे हमने मल्हनी के दंगल पे, मल्हनी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए हर दृष्टिकोण से बातचीत किया। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो यूट्यूब पे जाके इंडिया बोलेगा सर्च कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कोई भी सुझाव तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।